द 300 फिल्म की कहानी। दोस्तों, आज हम 300 फिल्म की कहानी जानेंगे। फिल्म की शुरुआत एक ऊंची चट्टान के किनारे से होती है, जहां कुछ लोग एक नवजात शिशु की जांच कर रहे होते हैं कि वह स्वस्थ है या विकलांग। जब वे देखते हैं कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, तो उसे उसके माता-पिता को सौंप दिया जाता है। लेकिन यदि वह विकलांग होता, तो स्पार्टा के कठोर नियमों के अनुसार उसे उसी खाई में फेंक दिया जाता। समय बीतता है और जब वह बालक 7 वर्ष का होता है, तब उसे योद्धा बनाने के लिए उसकी मां से अलग कर दिया जाता है। स्पार्टा में देश के लिए लड़ते हुए मरना सबसे बड़ा सम्मान माना जाता था। उसे कठिन सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है और अंतिम परीक्षा के रूप में अकेले जंगल में छोड़ दिया जाता है। वहां उसका सामना एक भयानक भेड़िए से होता है। वह साहस और बुद्धिमानी से उस भेड़िए को मारकर परीक्षा पास कर लेता है। आगे चलकर वही बालक स्पार्टा का राजा बनता है, जिसका नाम लियोनिडास होता है। लगभग 30 वर्ष बाद फारस के राजा जर्क्सीस का एक दूत स्पार्टा पहुंचता है। राजा लियोनिडास उससे पूछता है कि वो किस उद्देश्य से आया है। दूत कहता है कि उसे केवल धरती और पानी चाहिए। लियोनिडास हैरान होकर पूछता है कि क्या वो सिर्फ इसी के लिए आया है। तब दूत बताता है कि उसके राजा की इच्छा है कि स्पार्टा फारस का अधीनस्थ राज्य बन जाए और जर्क्सीस की अधीनता स्वीकार कर ले। राजा लियोनिडास इस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा देता है। तब दूत उन राजाओं की खोपड़ियों की माला दिखाकर डराने की कोशिश करता है, जिन्होंने पहले जर्क्सीस को मना किया था। इतना ही नहीं, वो स्पार्टा की रानी का भी अपमान करता है। ये देखकर लियोनिडास क्रोधित हो जाता है और दूत सहित उसके सभी साथियों को मौत के घाट उतार देता है। राजा जानता था कि अब फारस की विशाल सेना निश्चित रूप से स्पार्टा पर हमला करेगी, इसलिए वो पहले ही सीमा पर स्थित एक संकरी घाटी में दुश्मन का सामना करना चाहता था। लेकिन इसके लिए उसे पवित्र मंदिर की भविष्यवक्ता ओरेकल से अनुमति लेनी पड़ती थी। ओरेकल स्पार्टा की एक युवा महिला होती थी, जिसे मंदिर के भ्रष्ट पुजारियों के हवाले कर दिया जाता था। वे उसका शोषण करते और उसके माध्यम से देवताओं का संदेश लोगों तक पहुंचाने का दावा करते थे। राजा लियोनिडास मंदिर पहुंचकर पुजारियों से कहता है कि फारस की सेना जल्द ही हमला करने वाली है, इसलिए उसे सीमा की संकरी घाटी में जाकर युद्ध करने की अनुमति दी जाए। लेकिन पुजारी उससे पूछते हैं कि वो उनके लिए क्या भेंट लाया है। राजा उन्हें सोना देता है। फिर भी वे कहते हैं कि ये अगस्त का महीना है और धार्मिक उत्सव चल रहा है, इसलिए स्पार्टा इस समय युद्ध नहीं कर सकता। राजा क्रोधित होकर कहता है कि यदि अभी युद्ध नहीं किया गया तो स्पार्टा नष्ट हो जाएगा और यहाँ की स्त्रियां तथा बच्चे गुलाम बना लिए जाएंगे। पुजारी कहते हैं कि अंतिम निर्णय ओरेकल करेगी। बाद में वे घोषणा करते हैं कि यदि स्पार्टा युद्ध करेगा तो पूरा स्पार्टा और यूनान नष्ट हो जाएगा, इसलिए युद्ध नहीं बल्कि उत्सव मनाया जाना चाहिए। यह सुनकर राजा लियोनिडास निराश होकर वापस लौट जाता है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि मंदिर के पुजारी पहले ही जर्क्सीस से मिल चुके होते हैं। फारसियों ने उन्हें भारी मात्रा में सोना देकर खरीद लिया होता है। लालच में आकर वे राजा को झूठा दैवी संदेश सुनाते हैं। उनकी इच्छा होती है कि स्पार्टा नष्ट हो जाए और जर्क्सीस का शासन स्थापित हो जाए। महल लौटने पर रानी राजा को उदास देखकर कारण पूछती है। राजा कहता है कि वो अपने प्रिय स्पार्टा को नष्ट होते नहीं देख सकता। तब रानी उसे हिम्मत देते हुए कहती है, कुछ देर के लिए ये मत सोचिए कि आप एक राजा, पति या पिता हैं। पहले ये सोचिए कि आप एक स्वतंत्र इंसान हैं। ऐसी परिस्थिति में एक स्वतंत्र इंसान जो करता, वही आपको भी करना चाहिए। अगले दिन राजा लियोनिडास अपने 300 स्पार्टन योद्धाओं के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ता है। सभी जानते थे कि इतनी विशाल फारसी सेना को हराना आसान नहीं होगा, लेकिन वे अपने देश के लिए प्राण देने को तैयार थे। रास्ते में थेरोन और संसद के कुछ सदस्य उनका रास्ता रोकते हैं। वे उन्हें ओरेकल के निर्णय की याद दिलाते हुए कहते हैं
कि उन्हें युद्ध पर जाने की अनुमति नहीं है। इस पर लियोनिडास मुस्कुराकर कहता है, हम युद्ध पर नहीं बल्कि सैर करने जा रहे हैं और ये मेरे अंगरक्षक हैं। असल में थेरोन पहले ही ज़रक्सिस से मिल चुका था, इसलिए उसकी योजना विफल हो जाती है और राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ जाता है। उनके पीछे पीछे एक कुबड़ा व्यक्ति भी ढाल और भाला लेकर चल पड़ता है। आगे उन्हें एक जला हुआ गांव दिखाई देता है, जिसे फारसी सेना ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। वहां एक घायल लड़का राजा के पास आता है और बताता है कि कुछ राक्षस जैसे सैनिक आए थे और उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया। राजा के एक सैनिक ने कहा, हम इन फारसी राक्षसों को नहीं हरा सकते। इस पर लियोनिडास जवाब देता है, ये फैसला समय करेगा। आगे बढ़ते हुए वे एक संकरी घाटी पार कर समुद्र तट पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें फारस के कई युद्धपोत दिखाई देते हैं। तभी अचानक भीषण तूफान आता है और फारसी जहाज समुद्र में डूबने लगते हैं। यूनानी सैनिक खुशी मनाने लगते हैं, लेकिन राजा शांत रहता है। पहाड़ी के उस पार नजर डालने पर उन्हें हजारों जहाज और लाखों सैनिकों की विशाल फारसी सेना दिखाई देती है। उन्हें हराना आसान नहीं था। सेनापति कहता है, यदि फारसी सेना को स्पार्टा पहुंचना है तो उन्हें इसी संकरी घाटी से होकर गुजरना होगा। इतनी विशाल सेना एक साथ नहीं आ सकती, इसलिए हम उन्हें यहीं रोक सकते हैं। राजा पूछता है, क्या हमें घेरने का कोई दूसरा रास्ता है? सेनापति कहता है, नहीं। तभी वहां एफियाल्टेस नाम का वही कुबड़ा व्यक्ति आता है। वह राजा से कहता है कि यदि फारसियों को पहाड़ी चरवाहों वाला गुप्त रास्ता पता चल गया तो वे पीछे से आकर स्पार्टनों को घेर सकते हैं। वह भी उनके साथ युद्ध करना चाहता है। राजा देखता है कि उसने स्पार्टन सैनिकों के कपड़े पहन रखे हैं। वो बताता है कि ये उसके पिता के हैं। उसके पिता स्पार्टा के वीर योद्धा थे, लेकिन उसके जन्म से ही अपंग होने के कारण वे स्पार्टा छोड़कर चले गए थे। फिर भी उन्होंने उसे युद्ध करना सिखाया था। राजा उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे ढाल उठाने को कहता है, लेकिन वो ठीक से ढाल नहीं उठा पाता। तब लियोनिडास कहता है, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूं, लेकिन स्पार्टन योद्धा अपनी ढाल से अपने साथ वाले सैनिक की भी रक्षा करता है। यदि तुम्हारी ढाल नीचे रह गई तो पूरी पंक्ति कमजोर पड़ जाएगी। इससे पूरी सेना संकट में पड़ सकती है। इससे अच्छा होगा कि तुम घायल सैनिकों की सेवा करो, वही हमारी सबसे बड़ी सहायता होगी। यह सुनकर एफियाल्टेस अपमानित महसूस करता है। वह गुस्से में अपनी ढाल और भाला खाई में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। उधर फारस की पहली 1000 सैनिकों की टुकड़ी संकरी घाटी में प्रवेश करती है। स्पार्टन योद्धा उन्हें एक एक करके मारते हुए समुद्र में धकेल देते हैं। कुछ समय बाद स्वयं ज़रक्सिस राजा लियोनिडास से मिलने आता है। वो कहता है, तुम्हारी जाति बहुत वीर है। तुम अपने देवता के सामने निडर खड़े रहते हो, लेकिन मेरे सामने इस तरह खड़ा होना बुद्धिमानी नहीं है। लियोनिडास जवाब देता है, तुम्हारी सेना में योद्धा कम और गुलाम ज्यादा हैं। बहुत जल्द उन्हें तुम्हारे कोड़े से ज्यादा स्पार्टा का डर सताने लगेगा। ज़रक्सिस कहता है, वे मेरे कोड़े से नहीं, मेरी दिव्य शक्ति से डरते हैं। मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें पूरे यूनान का शासक बना दूंगा। मेरे सामने घुटने टेक दो, फिर तुम्हारे सभी शत्रु तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। इस पर लियोनिडास मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारे सैनिकों को मारते मारते मेरे घुटने अकड़ गए हैं, इसलिए अब मैं घुटने नहीं टेक सकता। ज़रक्सिस उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन राजा बिल्कुल नहीं डरता। इसके बाद वो अपनी सबसे शक्तिशाली सेना को युद्ध में उतारता है। वे निर्दयी योद्धा होते हैं, लेकिन स्पार्टा के केवल 300 सैनिक उन्हें भी परास्त कर देते हैं। युद्ध के दौरान राजा लियोनिडास एक विशालकाय दैत्य जैसे योद्धा को भी मार गिराता है, जिससे स्पार्टनों का साहस और बढ़ जाता है।
अगले दिन ज़रक्सीस अपनी सेना के साथ रहस्यमयी योद्धाओं और जादूगरों जैसी विशेष टुकड़ी भी भेजता है, लेकिन 300 स्पार्टन और उनके सहयोगी आर्केडियन सैनिक मिलकर उन्हें भी हरा देते हैं। अपनी लगातार हार से क्रोधित होकर ज़रक्सीस अपने ही एक गुलाम की हत्या कर देता है। हालांकि इस युद्ध में स्पार्टन सेनापति का बेटा भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है, इसलिए जीत के बावजूद स्पार्टन सैनिक कोई उत्सव नहीं मनाते। इसी बीच अपमानित एफियाल्टेस ज़रक्सीस के शिविर में पहुंच जाता है। ज़रक्सीस उससे कहता है, तुम्हारा भगवान बहुत क्रूर है जिसने तुम्हें ऐसा बनाया, और उससे भी ज्यादा क्रूर वे स्पार्टन हैं जिन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया। लेकिन मैं दयालु हूं, तुम जो चाहोगे मैं दूंगा, बस मुझे वो रास्ता बता दो जिससे मैं स्पार्टनों को घेर सकूं। ज़रक्सीस उसे धन, दौलत, पद और सुंदर स्त्रियों का लालच देता है। लालच में आकर एफियाल्टेस गुप्त रास्ता बताने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर स्पार्टा में रानी लगातार प्रयास कर रही होती है कि बाकी स्पार्टन सैनिक भी युद्ध के लिए भेजे जाएं, लेकिन संसद के सदस्य इसके लिए तैयार नहीं होते। इसके पीछे थेरॉन की चाल होती है। रानी थेरॉन को मिलने के लिए बुलाती है और उससे संसद में युद्ध के समर्थन में मतदान कराने को कहती है। थेरॉन पूछता है, इससे मुझे क्या फायदा होगा? रानी कहती है, अपने राजा और अपने देश की मदद करो। लेकिन थेरॉन जवाब देता है, युद्ध और राजनीति अलग अलग चीजें हैं। जब रानी उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए, तो उसकी बुरी नजर रानी पर होती है। वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रखता है। अपने पति और स्पार्टा की रक्षा के लिए रानी उसकी यह शर्त मान लेती है। लेकिन अगले ही दिन थेरॉन संसद में पहुंचकर उसी रानी पर झूठे आरोप लगा देता है। यह सुनकर रानी क्रोध से भर उठती है। वह अपना खंजर निकालकर थेरॉन के सीने में घोंप देती है और उसे वहीं मार डालती है। उसी समय थेरॉन के पास रखी सोने के सिक्कों से भरी थैली नीचे गिर जाती है। उस पर ज़रक्सीस का निशान बना होता है। ये देखकर सभी समझ जाते हैं कि थेरॉन गद्दार है। वे उसे देशद्रोही कहने लगते हैं और तुरंत सेना भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद रानी वहां से चली जाती है। उधर एफियाल्टेस फारसी सेना को पहाड़ी चरवाहों वाला गुप्त रास्ता दिखा देता है। ये देखकर एक आर्केडियन योद्धा तुरंत राजा लियोनिडास के पास पहुंचता है और कहता है, हम चारों तरफ से घिरने वाले हैं, अब पीछे हट जाना ही बेहतर होगा। लेकिन लियोनिडास दृढ़ता से कहता है, स्पार्टन कभी डरते नहीं, कभी भागते नहीं और किसी के सामने घुटने नहीं टेकते। ये सुनकर आर्केडियन योद्धा पीछे लौटने का फैसला करते हैं, क्योंकि वे व्यर्थ मरना नहीं चाहते थे। लेकिन 300 स्पार्टन योद्धा अंत तक लड़कर वीरगति प्राप्त करने का निश्चय करते हैं। राजा लियोनिडास अपने सैनिक डिलियोस को स्पार्टा वापस भेजता है ताकि वो युद्ध का संदेश पहुंचा सके। डिलियोस पूछता है, क्या रानी के लिए कोई संदेश है? राजा चुपचाप अपना लॉकेट उसे सौंप देता है। डिलियोस सब समझ जाता है और वहां से रवाना हो जाता है। अगले दिन चारों ओर से घिरी हुई स्पार्टन सेना अंतिम युद्ध के लिए तैयार खड़ी होती है। ज़रक्सीस का दूत आखिरी बार लियोनिडास से कहता है, मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं, मेरे सामने घुटने टेककर आत्मसमर्पण कर दो। ज़रक्सीस तुम्हें पूरे यूनान का शासक बना देगा। स्पार्टा पहले से भी अधिक समृद्ध हो जाएगा। तुम्हें केवल ज़रक्सीस की आज्ञा माननी होगी। एफियाल्टेस भी राजा से विनती करता है, महाराज, कृपया ज़रक्सीस के सामने आत्मसमर्पण कर दीजिए और अपने सैनिकों की जान बचा लीजिए। उसी क्षण लियोनिडास को अपने बचपन का वह दिन याद आता है जब उसने अकेले एक भेड़िए का सामना किया था। वो अपनी ढाल नीचे रख देता है और एफियाल्टेस से कहता है, मेरे भाई, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। फिर वो घुटनों के बल झुकने का अभिनय करता है। उसी समय उसे अपनी पत्नी और बेटे की याद आती है। अचानक वो जोर से पुकारता है, स्टेलियोस! स्टेलियोस दौड़ कर आता है। वो लियोनिडास के कंधे का सहारा लेकर
ऊंची छलांग लगाता है और जरक्सीस के दूत को मार गिराता है। ये देखकर जरक्सीस क्रोधित होकर आदेश देता है, इन सब का अंत कर दो। उसी समय लियोनिडास अपनी पूरी ताकत से एक भाला फेंकता है। भाला जरक्सीस के गाल को छूते हुए निकल जाता है और उसके चेहरे से खून बहने लगता है। पहली बार वो घायल होता है और उसे एहसास होता है कि वो भी एक साधारण इंसान है। इसके तुरंत बाद लाखों तीर आकाश से बरसते हैं और 300 स्पार्टन योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। डिलियोस स्पार्टा पहुंचकर रानी को राजा का लॉकेट सौंपता है। लॉकेट देखते ही रानी समझ जाती है कि राजा लियोनिडास अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद डिलियोस संसद के सामने खड़े होकर कहता है कि राजा लियोनिडास की इच्छा न किसी भव्य स्मारक की थी और न ही किसी विशेष सम्मान की। वे केवल इतना चाहते थे कि लोग उनके और उनके 300 वीर साथियों के बलिदान को हमेशा याद रखें। अंतिम दृश्य में डिलियोस के सामने 10,000 स्पार्टन योद्धा खड़े दिखाई देते हैं। वो उन्हें 300 स्पार्टनों की वीरता और बलिदान की कहानी सुनाता है। सामने फिर एक बार जरक्सीस की विशाल सेना खड़ी होती है और सभी स्पार्टन योद्धा पूरे साहस के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ते हुए दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। अगर आपको 300 फिल्म की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।